थोड़ा जल्दी जल्दी सभी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने में कोई पड़ोसी का हेल्प नहीं लेंगे, अपने मन से बनाएंगे खुद से। आगे सबको देखिए, इस वाले का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। यहाँ का डायरेक्शन लेफ्ट, यहाँ का डायरेक्शन लेफ्ट, यहाँ का डायरेक्शन इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ फोर्स 0 है, फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड, यहाँ फोर्स इनवर्ड, यहाँ फोर्स आउटवर्ड, यहाँ फोर्स 0, न्यूट्रल है तो इस जगह में वेलोसिटी अंदर की तरफ, फील्ड बाहर की तरफ, 180 डिग्री फोर्स 0, फोर्स डाउनवर्ड। कैसा है बताओ, राइट की तरफ, बराबर। कितने लोगों का पूरा डायग्राम सही है फोर्स का, बाकी लोगों को नहीं बना, देखो एक बार ठीक से, बाकी लोग फिर से नहीं बना होगा तो तभी जब आप पिछले दिन जब पढ़ाए गए होंगे तब डायरेक्शन की प्रैक्टिस घर जाके नहीं कर रहे होंगे। जिनका गलत बना वो करेक्ट करिए फटाफट। घर जाके आज कम से कम फिर से दिमाग लगाना, मतलब घर जाने का मतलब जब छुट्टी होगी तभी आप 10 मिनट बैठ के दिमाग लगा लेना डायरेक्शन पे। डायरेक्शन नहीं आएगा पूरा मैग्नेट वाला सेक्शन ही साफ हो जाएगा। नहीं आने का एक ही कारण हो सकता है, आपका आलसपना। दिमाग से सोच के बना रहे होंगे, दिमाग से सोचेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें हाथ घुमाना पड़ता है। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। इन द गिवन डायग्राम फाइंड टोटल एंगुलर डेविएशन, find total angular deviation and the time for which magnetic field lies inside, time for which charged particle lies inside magnetic field, time for which charged particle lies inside the magnetic field। पहला नंबर डायग्राम में इसके नीचे सब जगह क्रॉस नेचर की फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल अल्फा यहां से इंटर कर रहा है विथ वेलोसिटी v, एंगल थीटा पे। दूसरे वाले डायग्राम में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, एंगल थीटा पे, क्रॉस नेचर की फील्ड में। दोनों में बनाने। तीसरे वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड D इक्वल टू 3r/5 तक है। यहाँ से प्रोटॉन इंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, क्रॉस नेचर की फील्ड है।
चलो ट्राई करो तो सब। देखो सभी मैं बनाता हूँ। अब इतना देर लग रहा है तो फिर मुझे चलना पड़ेगा। मैंने उस दिन ही बताया था चार्ज पार्टिकल जहाँ से इंटर करता है उस जगह पे वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ से इंटर कर रहा है, इस जगह में वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब ये 90 डिग्री। यहाँ फोर्स का डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा, तय करना है किधर है। तो समझ में आया कि फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। इधर की तरफ होगी तो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स उधर नहीं लगता था, ऐसे चला जाता, बट फोर्स लगने की वजह से ये सीधा आगे नहीं जाकर कैसे बेंड करेगा, तो बेंड करते करते इस जगह से निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो स्पीड नहीं बदल सकता, तो स्पीड नहीं बदल सकता है तो जिस एंगल पे मान लीजिए ये आया है उसी एंगल पे यहाँ से निकलेगा। इस जगह में वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे निकलते वक्त फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, निकलते वक्त फोर्स का डायरेक्शन। दोनों परपेंडिकुलर जिस जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मैंने बोला था वही क्या होता है, सेंटर। तो ये हो गया इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर। अब एक बार सेंटर पता चल गया तो कितना से डेविएट हुआ ये पता करना है। तो देखो आप ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि आया ऐसे और गया ऐसे, ये एंगल थीटा, ये वाला भी थीटा। डेविएशन किसको बोलते हैं, ओरिजिनल डायरेक्शन और बाद के डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो ओरिजिनल डायरेक्शन ये था लेकिन बाद का डायरेक्शन ये है, तो डेविएशन कितने का हो गया बताओ। ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो कितने का डेविएशन हो गया, इस पूरे को डेविएशन बोलेंगे। तो डेविएशन हो गया 2 थीटा का। अब ये बोला गया कि कितना देर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। तो अगर ये सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कल को पूरा बनाते तो सर्कल का शेप ऐसा कुछ होता, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होता, तो सर्कुलर ट्रैक ऐसे ही कंप्लीट होती। कंप्लीट होने में टाइम पीरियड टी लगता। कंप्लीट होने का मतलब इस जगह में टोटल एंगल कितना बनता है 360। तो 360 डिग्री में टाइम पीरियड जो है टी होता। तब देखो जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तभी तक का टाइम पूछ रहा है। तो आपको ये सोचना है कि तब तक उसने ये वाला एंगल कितना बनाया। तो ये वाला एंगल कितना बनाया, तो देखो ध्यान से, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस, उस तरीके से ये थीटा है, ये 90, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। और ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तभी तो टोटल एंगल 360 होंगे, सॉरी 180 होंगे। 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस ये एंगल, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 180 होनी चाहिए। 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस वो वाला एंगल को अल्फा लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू होनी चाहिए कितना, अल्फा की जगह मैं एंगल डेल्टा लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ, की वैल्यू 180 होनी चाहिए। तो 90 90 180 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 थीटा। इस हिसाब से ये एंगल हो गया 2 थीटा। तो अगर पूरा सर्कल कंप्लीट होता तो पूरा एंगल 360 डिग्री होती। इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री एंगल कवर करने में टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड टी बोले तो 2πm/qb, इतना टाइम लग रहा है। तो 1 डिग्री एंगल कवर करने में कितना समय लगेगा बताओ, t/360। तो 2 थीटा कवर करने में कितना समय लगेगा बताओ। ये एंगल, ये 2 थीटा जाके उधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई t/360 इंटू 2 थीटा। यही होता है ना यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड के कॉन्सेप्ट से समय कितना लगा, ये हुआ डेविएशन का आंसर। और टाइम का आंसर क्या हो गया बताओ। टाइम का आंसर हो गया 2 थीटा बाय 360, बाद में इसे थीटा बाय 180 भी लिख सकते हो आप, इंटू टाइम पीरियड टी। इसे कैंसिल करोगे तो 180 को पाई कह सकते हो। तो ऐसा थीटा बाय पाई इंटू टी भी कह सकते हैं, डिपेंड करेगा सवालों में ऑप्शन कैसा दिया है। फिर ये टी के टर्म में ऑप्शन नहीं देगा कि ये रख सकता है, अगर ये टी की जगह रख देंगे 2πm/qb, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा थीटा इंटू 2m/qb।
तो अब ऑप्शन कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये हुआ आंसर टाइम का। बराबर, कितने लोगों को समझा बताओ तो जरा सा। अब यही बात इस केस में देखते हैं। फिर से जहां से इंटर कर रहा है उस जगह मैंने बोला था क्या ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर। अब फोर्स का डायरेक्शन इसी परपेंडिकुलर के अलोंग होगा, किधर की तरफ होगा वो देखना है आपको। तब देख के बताओ तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हाथ ऐसा करो, क्रॉस नेचर अंदर की तरफ फील्ड है तो फोर्स की तरफ इधर हो गया, पर चूंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा बताओ, इधर की तरफ। इधर की तरफ आएगा तो ये चार्ज पार्टिकल जो ऐसे सामने जाता है वो सीधा नहीं जाकर के ऐसे घूमेगा और फिर जैसे एंगल पे आया वैसे ही निकल जाएगा, लॉ ऑफ सिमेट्री के हिसाब से। ये एंगल भी थीटा। अब यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे तो वो इधर की तरफ आएगा। दोनों डायरेक्शन को एक जगह मिला हो तो जिस जगह मिल जाए वही सेंटर है, इस जगह में सेंटर बना। अब ये सेंटर पे फिर से सेम कॉन्सेप्ट देखो, टोटल एंगल 90 होनी चाहिए, थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा। तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो गया 2 थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया फिर 360 माइनस 2 थीटा। बराबर। तो इस बार जो टाइम रहा वो कौन सा समय रहा, उसमें 2 थीटा एंगल लेंगे कि 360 माइनस 2 थीटा लेंगे, 360 माइनस 2 थीटा होगा। इस प्रोसेस में गया तो सेकेंड वाले सवाल का जो आंसर होगा टाइम का वो हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा बाय 360 इंटू टाइम पीरियड। अब इसको यही छोड़ देता हूँ मैं, इसके आगे भी कन्वर्जन करना होगा तो आप तो कर ही सकते हो। ये हुआ टाइम का। अब डेविएशन की बात कर रहे थे, डेविएशन के हिसाब से सोचो, एक पॉइंट पे रेज आ ऐसे रही है और ऐसे घूमने के बाद जा ऐसे रही है, मतलब यहीं पर जा ऐसे रही है। लेकिन इससे पहले वाले सवाल में ये वाला डेविएशन था, इसमें ये नहीं है डेविएशन, ये वाला है, ऐसे एंगल से ऐसे सेंस से घूम रही है। पहले आप सोच के बताओ कि हमारी इस बात से आप सहमत हैं या नहीं। पहले रेज ऐसे आ रही थी, ठीक है, ये वाले केस में, और ऐसे और फिर ऐसे निकली, इसका मतलब डेविएशन का डायरेक्शन ये वाला था। अभी इस वाले सवाल में रेज ऐसे आ रही है और ऐसे घूम रही है, तो आप ये समझो कि ये आने का जो हुआ और ये जाने का हुआ, तो आने के रास्ते से जाने के रास्ते का ये वाला सेंस नहीं लेना है, ये वाला सेंस लेना है। ये वाला सेंस में ये पूरा डेविएशन होगा, तो पूरा डेविएशन की बात करेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये 2 थीटा, टोटल 360। तो ये डेविएशन कितना हो जाएगा बताओ 360 माइनस 2 थीटा, ये होगा इसका डेविएशन। अब ये सवाल तो मैं पिछले दिन ही बना चुका हूँ, आपको पता है कि यहाँ से रेज निकलेगा, ये रेज मतलब पार्टिकल, और यहाँ ऐसे चला गया, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो डेविएशन है थीटा, उसकी वैल्यू साइन इनवर्स देख के बता सकते हैं 3/5, जो कि हो जाएगा 37 डिग्री। अब ये कितना देर तक फील्ड में रहा, इसका सेंटर यहाँ कुछ बनने वाला है, कितना देर तक फील्ड में रहा वो इस एंगल पे डिपेंड करेगा, ये भी थीटा ही है, तो कितना देर तक रहा तो वो समय क्या हो जाएगा बताओ, थीटा बाई 360 इंटू टाइम पीरियड। थीटा के देगा 37 डिग्री बाई 360 इंटू टाइम पीरियड 2πm/qb। ये इस सवाल का आंसर हो गया, बना दो। नेक्स्ट सवाल लिखो, 2 पार्टिकल हैविंग इक्वल मास, equal but opposite charge, equal but opposite charge, projected with same velocity, projected with same speed लिखना, velocity नहीं, projected with same speed in the direction opposite to each other in the given diagram. Along
line joining A and B neglect electrostatic and gravitational force. Neglect electrostatic and gravitational force. Find number 1 location where the charged particle collide. Find the location where the charged particle collide. If collisions are perfectly inelastic, then find the velocity after collision. Perfectly inelastic. If collisions are perfectly inelastic, find the velocity after collision. नीचे ये डायग्राम बनाएंगे. देखो सभी बंधु ध्यान से सोचो, क्या होगा इस पॉजिटिव चार्ज में फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ. और इस वाले पे अगर ये पॉजिटिव होता तो फोर्स किधर लगता? नीचे की तरफ. इसलिए चार्ज को नेगेटिव दिया गया तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ. तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, दोनों इस जगह में आके टकरा जाएंगे. ऐसा ही कुछ होने वाला है ना? हाँ या ना? ऐसा ही कुछ होने वाला है. ये डिस्टेंस टोटल कितना है? r. तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r/2 और ये वाला डिस्टेंस भी r/2. तो बताओ जब डिस्टेंस r/2 होता है इसका जो सेंटर बनेगा इधर कहीं बन रहा होगा इसका सेंटर. ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगी. अभी वो जो सवाल था वैसा ही तो कुछ है. और ये वाला जो दूसरे साइड का इसका जो सेंटर बनेगा इधर कहीं, ये इधर मान लो, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा. अब इसके बाद आप सोचो, यहाँ तक तो मैंने सोच दिया. सोचो इसके बाद मैं सोचूं. हाँ, पॉजिटिव और तो न्यूट्रल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? वैसे भी तो बोला है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर ही नहीं करना है. सवाल में बोला ना, पढ़ो तो. कभी कभी इंग्लिश पढ़ लेना चाहिए. पढ़ो ना, लिखा हुआ लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करना है. उसके बारे में नहीं सोचना है. उसके बारे में सोचेंगे तो वी कांस्टेंट थोड़ी रहेगी. वी बदलेगी ना, एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट होके आएगा, अट्रैक्शन होगा. कभी बाकी फोर्स के बारे में नहीं सोचना है. सवाल में बोला गया है सिर्फ मैग्नेटिक सोचना है. यहां तक आसान था, इसके बाद ही फंसेगा मैटर. अब आप देखो, थोड़ा सा सोचो. आज पता चल जाएगा कितने लोगों को 10th क्लास में 9th क्लास में ड्राइंग आती है. फिजिक्स का अब कंसेप्ट बचा ही नहीं, अब ड्राइंग का कंसेप्ट है. क्या आप ड्राइंग प्रॉपर बना पाएंगे इस पॉइंट के बाद का? इस पॉइंट के बाद का ड्राइंग आप प्रॉपर बना पाएंगे कि नहीं? इस पॉइंट के बाद का मुझे कम से कम 2-4 लोगों से तो उम्मीद है कि ड्राइंग आता होगा पूरी क्लास में. बना r/√2. कोऑर्डिनेट्स तो आ गया ना. x कोऑर्डिनेट r/2, y कोऑर्डिनेट ये वाला हाइट जो y निकालते थे r × 1 - cos θ करके.
स्पीड निकालें, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, कोऑर्डिनेट तो क्लियर लोकेशन है। देखो ये हो गया y जो निकालते थे हम लोग, और ये हो गया x कोऑर्डिनेट। तो जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर इसको ओरिजिन माने, इसको ओरिजिन माने, तो x इक्वल टू r/2 और y इक्वल टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा 30 डिग्री, cos 30 √3/2, तो 1 माइनस √3/2, ये हो गया y कोऑर्डिनेट्स। लोकेशन तो पता चल गया, लोकेशन में तो प्रॉब्लम ही नहीं, इसलिए प्रॉब्लम जो है वो वेलोसिटी में। थोड़ा सोचो, मैं तुरंत बना दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप दिमाग लगाएं, ताकि फिर बाद में ये आपके दिमाग में अटका रहे। ऐसा नहीं कि मैं बना दिया, आपने कॉपी में छाप लिया, निकल लिए, फिर ना आप क्वेश्चन को जानते हैं ना क्वेश्चन आपको जानता है। यहां तक की बात कितने लोगों को क्लियर है, बताओ तो जरा सा। ठीक, अब देखो आगे की बात मैं करता हूं। यहां जो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो इसके कर्व पे टेंजेंट होगा ना, इसके कर्व पे टेंजेंट। वो इस लाइन के अलॉन्ग होगा ऐसा जरूरी नहीं, इसके कर्व पे टेंजेंट होगा, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी इसके कर्व पे टेंजेंट होगा, बराबर। मैं उसको ड्रॉ करने का प्रयास करता हूं। यहां पर इधर से जो पार्टिकल आ रहे थे उसका ये वाला डायरेक्शन, और इधर से जो पार्टिकल आ रहे थे उसके कर्व का टेंजेंट ये वाला डायरेक्शन। अब टेंजेंट की बात देखो ध्यान से, टेंजेंट मतलब ये वाला पॉइंट पे टेंजेंट। सोच के देखो, ये 30 है, ये 90 है, ये कितना है 60। कितना एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। उसी तरीके से ये 30 है, ये 90 है, तो 90 है, तो ये वाला एंगल कितना है 60, ये दोनों 60 है। अब जो टेंजेंट होगा उसके बारे में सोचना है आपको, तो उसका एंगल क्या होगा, क्या उसका एंगल 60 होगा या कुछ और होगा। क्या लग रहा है आपको, 60 ही होगा कि कुछ और होगा। अब इस बात को समझना है, तो देखो ध्यान से, देखो इस पॉइंट को फिर से बनाता हूं मैं। यहाँ जो कर्व है उस कर्व पे मैंने टेंजेंट डाल दिया। एक चीज को समझने का प्रयास करना है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, तो बच्चों दूसरी तरफ में ये एंगल कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा, ठीक है। और इस बात को ध्यान से समझो, फिर से विजुअलाइज करो एकदम। इसलिए मैं बोल रहा था ड्राइंग का सवाल है, आगे सिर्फ ड्राइंग है। क्या 60, अभी एक बार में एक कर्व को देखो, दोनों कर्व को साथ में देखोगे पक्के से कंफ्यूजन होगा, अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, क्योंकि डायग्राम ऐसा बन रहा ही नहीं रहा जैसा एक्चुअली में हो रहा है। अब एक बार में एक कर्व को देख रहे हैं, हम सिर्फ इस कर्व को देख रहे हैं, ये वाले पार्टिकल के कर्व को मैंने बनाया, ये वाला एंगल हमको पता है, जो सेंटर से ये वाला लाइन आया ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है। टेंजेंट ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ, ये एंगल 90 होगा, तो ये पूरा एंगल 30 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ना उसमें थोड़े से हमको करना पड़ेगा बदलाव, और वो बदलाव ऐसा करना पड़ेगा, इसका सेंटर वाला लाइन यहाँ है, ये एंगल 60 है, वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्चुअली में इधर है, ये 30 और ये 30 ऐसा। फिर दूसरे तरफ में भी जाएंगे, इसका सेंटर इधर है, ये टोटल एंगल 60 होगा, दूसरे कर्व की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, जिसमें ये एंगल 30 होगा और ये वाला एंगल भी 30 होगा। जबकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी
इस सेंटर ये वाली लाइन से ऊपर है, जबकि एक्चुअल में सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि वेलोसिटी एक्चुअली में टेंजेंट इस बीच में और इसका टेंजेंट इस बीच में। अब इतनी बात मैंने बनाया, अब सवाल नहीं बनाना है, रफ में इस बात को फिर से सोचना है, आपको सोचना है, सभी लोग एक बार सोचो। क्वेश्चन हम बाद में बनाएंगे, बहुत सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना और कुछ नहीं करना। बट एंगल जब तक नहीं समझेगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बार इस डायग्राम को मन में विजुअलाइज करके सामने देख के रफ में आप खुद से बनाइए कि क्या ऐसा ही एंगल बनेगा कि कुछ और बनेगा। आप प्रयास करो इससे दूसरा लाने का, ट्राई करो तो कुछ और आए। एंगल समझ रहे, एंगल कोई ये बात हाथ मत खड़ा कर देना कि मेरे को नहीं जम रहा है, कोई मैथ नहीं है इसमें, कोई कैलकुलेशंस नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ एकदम आराम से स्लोली डायग्राम को एनालाइज करना है। तो फिर से समझो, जब ये दोनों पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा कर्व के हिसाब से, पहले इसकी सेंटर जहां है वो तय कर लेते हैं। ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, r/2 से पता चल रहा है कि ये 30 होंगे, ये 30 होंगे और ये पूरा एंगल 60 होगा। पार्टिकल नंबर 1 की अगर बात करूं, ये वाला पार्टिकल, तो ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर होंगे, तो देखो ये एंगल 60 है, 60 टोटल 180 होना चाहिए ना। ये एंगल कितनी है, तो जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो इसके रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। रेडियस पे परपेंडिकुलर मतलब ये वाला, तो परपेंडिकुलर हुआ तो ये 60 है, ये कितना बच गया 30, तभी 90 हुआ। और ये दूसरा वाला पार्टिकल जो है दूसरे वाले के रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर, तो देखो ये 60 है, ये कितना बचा 30। बराबर विजुअलाइज हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। ये वाला वेलोसिटी इसके रेडियस से परपेंडिकुलर लिखना है हमको, तो ये 30 था, ये 90 है, तो ये पूरा 60 है, इसलिए बड़ा करके मैंने इधर लिखा, उधर 30 है, ये 60 लिख दिया। अब इसकी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर थी, ये 60 बचा था, एक्स्ट्रा में इधर की तरफ 30 देना पड़ेगा, तो ये वाला 30 बचा। उसी तरीके से ये वाला वेलोसिटी इस वाले रेडियस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, 60 है, ये 30 हो गया। अब एक बार इतना हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी टकरा रहा था पार्टिकल, इसका मोमेंटम m इंटू वी, दूसरे का भी मोमेंटम m इंटू वी, और वो बेस लाइन के साथ ये वाला एंगल 30 डिग्री हुआ और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हुआ। तो इससे दो कंपोनेंट बनेंगे रिजॉल्व करेंगे तो, एक ये कंपोनेंट mv cos 30 और ये वाला कंपोनेंट mv cos 30, और इसका ये ऊपर वाला वर्टिकल वाला कंपोनेंट mv sin 30, और इसका भी वही होगा, यही दो तो 2 लगा देता हूँ। तो इस पॉइंट पे टकराने वक्त ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो कंसेप्ट है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसिल है, जो है वो वर्टिकल है, तो टकराने से पहले वर्टिकल मोमेंटम इतना है 2mv sin 30, और टकराने के बाद ऊपर की तरफ ये चला गया वेलोसिटी v डैश से। अब वो पार्टिकल m की जगह कितना m हो गया 2m हो गया, क्योंकि कोलिजन कैसा है परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब वो चिपक गया। तो चिपक गया है तो चिपकने का मतलब हुआ परफेक्टली इनइलास्टिक, तो चिपक गया था। अब कॉमन वेलोसिटी v डैश से जाएगा, तो 2m इंटू v डैश से जाएगा, तो अब वो v डैश हमको निकालना है। फाइनल मोमेंटम कैंसिल हो गया 2m और 2m, तो देखो v डैश की वैल्यू कितनी होगी v sin 30, मतलब v/2 इस वेलोसिटी से जाएगा। तो आंसर हो गया किधर की तरफ जाएगा, तो वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। चलो बना दो और इस सवाल को फिर से बनाओ, एक बार तो नॉर्मल तक बना लो कॉपी में, फिर रफ में एक बार फिर बनाओ।
बन जाए तो सेम सवाल फिर से डेटा बदल लिया मैंने, बस डी बदला हो, एक बार और बदलना। देखो मैं सोच के देता हूँ, देखो ध्यान से, फिर से जिनको तकलीफ गई वो फिर से देखना। ये पार्टिकल को मैं यहाँ से इधर लेके गया, इसको भी यहाँ से इधर लेके गया, इस पॉइंट पे हमको सोचना है। सबसे पहले हमको सेंटर लोकेट करना है। उसके हिसाब से देखेंगे तो ये 3r बाय 3r रूट 3r है, तो ये डिस्टेंस रूट 3r बाय 2 हो जाएगा। रूट 3r बाय 2 कहने का मतलब 60 डिग्री, ये एंगल लोकेट करना है 60 डिग्री। और अगर वो 60 हो गया तो ये 30 हो जाएंगे। अब जब 30 हो जाएंगे तो ये जो वेलोसिटी होगी वो एक्चुअली में इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, इस रेडियस पे परपेंडिकुलर। देखो ये 30 है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो बताओ ये एंगल कितना होना चाहिए फिर? ये 90 होना चाहिए। ये एंगल कितना होना चाहिए बताओ? 30 है, 90, 120 प्लस 30, 150 प्लस ये कितना होना चाहिए 30, बराबर। उसी तरीके से इस रेडियस पर परपेंडिकुलर ये वाला वेलोसिटी, अब ये 90 होना चाहिए। ये तभी होगा जब ये वाला क्या हो 30 हो। तो पहले जो था उसमें वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बना रहे थे, अभी ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा 30 प्लस 30 60। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो जाएगा, 2mv sin 60 इक्वल टू 2m इंटू वी डैश। तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू देगी v sin 60 मतलब रूट 3 बाय 2। हो गया? कितने लोगों को समझ गया बताओ? अब एक देखो, एक बात एकदम चुटकियों में आंसर, फिर हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, फट से करेंगे आंसर, फट से आंसर करेंगे। ये जो डेटा है उसका आधा करके ये एंगल आता है, बराबर। और यहां जो एंगल आया बाद में वेलोसिटी v sin थीटा है, हमेशा ये आएगा। अब अगर आपको इस बात को चेक करना हो तो आप चेक कर लो। देखो जैसे इसी सवाल को चेक करते हैं, या इसी को चेक करना आसान था, इसी वाले को करते हैं। मैं उसी कर देता हूं। ये एंगल थीटा है, ये लिख चुके हैं, जिनको भी लिखना होगा। ये वाला एंगल को हम 90 माइनस थीटा बोलेंगे। इस वाले रेडियस पे ये वाला वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा तो इसे 90 बोलेंगे। ये वाला जो भी एंगल होगा, मान लो एंगल x, यही x ये हुआ, उसी x का साइन x यहां होने वाला है, 2mv sin x इक्वल टू 2mv डैश। हर बार 2m कैंसिल हो जाएगा, v डैश की वैल्यू v sin x होगा। वो x देखते क्या थीटा होने वाला है। ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, ऐड करके 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस x की वैल्यू 180। इसे जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा x की वैल्यू वही थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए फिर ये पूरा कैलकुलेशन चुटकियों में खत्म हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं आना चाहिए, कोई ड्राइंग नहीं आना चाहिए, आपका आंसर आ गया। आपको बस पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है उसको आधा करना है, एंगल निकाल लेने। एक बार एंगल आ गया तो आंसर हो गया। क्या आ गया आंसर? v डैश इज इक्वल टू v sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है तो वो यहीं से तय कर लो। देखो ये d जितना है, तो d का आधा हो गया r/2, तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी है 1/2, बराबर। तो d इक्वल टू
जितनी डी है उसे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, हमेशा। तो जो डी है उसको 2 से हमने डिवाइड कर दिए, मतलब आप ये समझो कि r/2 हो गई है। तो जो कोएफिशिएंट होगा r/d/2, नहीं ठीक है, उसमें मत जाओ, ठीक है, ऐसे साइन थीटा। बस ये सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू 2r रहेगा, क्योंकि अगर मोर देन 2r हो जाएगा तो टकराएगा ही नहीं कभी, ये अपना सर्किल कंप्लीट करके घूम जाएगा और वो अपना सर्किल कंप्लीट करके घूम जाएगा, ठीक है। तो जब तक डिस्टेंस लेस देन 2r रहेगा तो डायरेक्ट आंसर है v' sin थीटा। आप इस बात को लिख लो। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। यहाँ क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड मैंने सब जगह डाल दिया। इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू हमको निकालना है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ? आइडियल क्रॉस बी, ये होता मैग्नेटिक फोर्स का करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला। आया कैसे, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा डीएल लेंथ कंसीडर करें। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसमें रहने वाला चार्ज कितना होगा उस बात को निकालने के लिए नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल लेंथ से डिनोट करते थे करंट में, इनटू वॉल्यूम करना, वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, डीएल ये हो गया चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इतना चार्ज मोशन कर रहा है, कौन से स्पीड से? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। तो बस Q के जगह ये टर्म रखना है, N इंटू ए इंटू डी एल इंटू ई। अब V की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग वायर में जो चार्ज का वेलोसिटी है वो एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट की वेलोसिटी नहीं है, वो चार्ज की वेलोसिटी, चार्ज का ही वेलोसिटी पे लगने वाला फोर्स होता है। इसी को रीअरेंज करते हैं, N इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी इंटू डी एल क्रॉस बी। ये वाला टर्म को करंट कहते हैं, सॉरी डीएल छोड़ के करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, आई कहते हैं। आई इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। ये हो गया आइडियल क्रॉस बी, फोर्स का वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधा सीधा हो गया आइडियल इंटू बी साइन थीटा, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड होती है वैसे। अब ये आइडियल जो वेक्टर है इसे कहते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कहते हैं, करंट स्केलर क्वांटिटी है बट करंट एलिमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन उसका वही लेंगे जो करंट का डायरेक्शन होता है। करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग करंट, जिधर करंट होगा उसी के डायरेक्शन में करंट होगा, मतलब डायरेक्शन होगा करंट एलिमेंट का। करंट एलिमेंट की ऐसा यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी? करंट का एम्पियर, डीएल का मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, इसकी ऐसा यूनिट है। अब इस हिसाब से हमको फोर्स का जो है डायरेक्शन तय करना है। जैसे हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, जैसे इस जगह में क्या होगा फोर्स का डायरेक्शन, जरा बताओ तो आप सब। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, क्रॉस नेचर की फील्ड है, हाथ घुमाएंगे तो फोर्स हमको इधर की तरफ आएगा। ठीक, लिख लीजिए सब बातें। यहाँ पर जो डीएल है, डीएल मतलब इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, इसका मतलब एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट है। आप
इसे समझ होंगे कि डिस्प्लेसमेंट है ये। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाएंगे हम, पहले आप इसे लिख लो, फिर मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस ड्रॉ कर रहा हूँ। फाइंड फोर्स एंड डायरेक्शन टू एम्पियर करंट फ्लो है, 3 मीटर का वायर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है, 10 टेस्ला। पाँच एम्पियर का करंट फ्लो है, 2 मीटर का वायर है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का है, 3 टेस्ला। चार एम्पियर का करंट फ्लो है, इसकी लेंथ 2 मीटर, इसकी भी लेंथ 2 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है, 5 टेस्ला। सेमी सर्कुलर शेप में करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का है, 10 टेस्ला। सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 2 मीटर है। ये एंगल 60 डिग्री है, ये 4 मीटर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रॉस नेचर का है, 5 टेस्ला। करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, इसकी रेडियस 1 मीटर है, इसकी रेडियस 3 मीटर है, क्रॉस नेचर का 20 टेस्ला। सिक्स एम्पियर करंट फ्लो है, 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर 5 टेस्ला। टू एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर 2 टेस्ला। टू एम्पियर, 4 मीटर, 3 मीटर, क्रॉस नेचर 4 टेस्ला। सिक्स एम्पियर, 2 मीटर, क्रॉस नेचर 8 टेस्ला। अब देखो ध्यान से, इस वाले केस में इफेक्टिव लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ फोर्स का वैल्यू हो जाएगा आई 2 एम्पियर, डीएल लेंथ मतलब 3 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो करंट का डायरेक्शन ये क्रॉस नेचर, फोर्स का डायरेक्शन आप निकालोगे तो आपको ऊपर की तरफ आएगा फोर्स। ये वाले में करंट नीचे, फील्ड बाहर है, फोर्स लेफ्ट की तरफ आएगा। वैल्यू हो जाएगी आई 5 एम्पियर, लेंथ 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला। इस वाले केस में इफेक्टिव लेंथ देखो, ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ, इफेक्टिव लेंथ ये यूज हो रहा है। ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 90 डिग्री लग रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2√2। तो फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी, करंट है 4 एम्पियर, डीएल की जगह 2√2, मैग्नेटिक फील्ड की जगह 5 टेस्ला। ये हो जाएगा डायरेक्शन। यही इसी डीएल जो इफेक्टिव डीएल उसके हिसाब से निकालेंगे। तो देखो करंट ये सेंस में जा रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ जा रहा है, ये वाला डायरेक्शन, फील्ड क्रॉस नेचर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसमें ऐसा होगा, ये वाला डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाएंगे इससे। इस वाले में बात करेंगे,
इफेक्टिव लेंथ मतलब ये वाला डायमीटर हो जाएगा यहाँ पर, डीएल का मतलब यहाँ पर 2r लेना पड़ेगा, मतलब 4 मीटर। तो फोर्स की जो वैल्यू होगी आई मतलब 5 एम्पियर, लेंथ 4, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, फोर्स का डायरेक्शन, तो यहाँ से यहाँ सेंस ऑफ करंट ऐसा है, मतलब यहाँ से वहाँ करंट जा रहा है, फील्ड बाहर की तरफ है, फोर्स लगाएंगे, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे की तरफ। अब आप बना सकते हो। हो गया। इस वाले में इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ, वैल्यू आई 3 एम्पियर, डीएल मतलब लेंथ, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, 4 और 4 है बराबर लेंथ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था। ये वाला डीएल जो है उसकी लेंथ 4 मीटर हो जाएगी इंटू फील्ड 5। इस वाले केस में इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर, तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 3 मीटर और ये 3 मीटर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, करंट का सेंस ऐसा है, फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गया, आई 4 एम्पियर, डीएल के मतलब 3 3 6 7 और 8, फील्ड की वैल्यू 20 है। और क्लोज लूप में जहाँ से चले वहीं पहुँचे तो डीएल की वैल्यू 0, तो सभी में फोर्स 0 हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेफ फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप है तो, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप हो तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस इसमें ये जो फोर्स है वो नेट फोर्स है, पर यहाँ कंप्रेशन और इसका सवाल उठता है, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन का, ये कंप्रेस होगा ये लूप या फिर एक्सपेंड करेगा। तो इस वाले में देखो छोटा सा जहाँ करंट का डायरेक्शन है उसी को फोकस कर लो आप, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालो तो फोर्स अंदर की तरफ टुवर्ड सेंटर लगने वाला है। तो कहीं से भी देखोगे तो फोर्स इसमें टुवर्ड सेंटर लगेगा, मतलब ये कंप्रेस होगा लूप। इस वाले लूप को देखेंगे तो यहीं पर फोर्स का डायरेक्शन निकालो, करंट के डायरेक्शन से फोर्स का डायरेक्शन तय करो, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इसमें फोर्स बाहर की तरफ हुआ, सब जगह फोर्स बाहर की तरफ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करेगा। इस हिसाब से आप इसको चेक कर लो कौन कंप्रेस कर रहा है कौन एक्सपैंड। डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से फोर्स क्रॉस नेचर फील्ड है, बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये वाला एक्सपैंड करेगा। और इसे निकालोगे तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, जब फोर्स लूप में अंदर की तरफ लगेगा तो वो कंप्रेस होगा। तो इस टाइप के लूप में ये पूछा जाएगा कि कंप्रेस करेगा कि एक्सपैंड करेगा, नेट फोर्स के अलावा ये बात भी पूछा जा सकता है।